नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार संगम जैसे अकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग हड़प्पा सभ्यता तक पढ़ चुके हैं। आज वाला जो हमारा टॉपिक है ये वैदिक काल है। तो वैदिक काल इतिहास में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यहाँ से जैसे पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ यहाँ पर साहित्यिक साक्ष्य भी मिलने लगते हैं। ठीक, तो लेकिन ये इस टॉपिक का मतलब हम लोग देखेंगे तो मतलब यहाँ से जो हमारी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं जो हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो परीक्षाएं हैं, उसमें यहाँ से प्रश्न आपका बनता ही बनता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जैसे आपका एसएससी हो गया, रेलवे होगा, यूपी पुलिस हो गया, और भी जितनी भी परीक्षाएँ जैसे लोअर पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, स्टेट पीसीएस हो गए, सब यहाँ से आपको एक न एक प्रश्न हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता ही मिलता है। तो आज हम लोग इसके जितने भी फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको देखते हुए और समझते हुए चलेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का प्रयास करिए। तो बात ये होती है कि अगर हमको वैदिक सभ्यता को पढ़ना है या वैदिक काल को पढ़ना है, अब तक हम जैसे पीछे का जो पढ़े हैं तो उसको अगर जोड़ने का प्रयास किया जाए, देखिए कि मतलब वहाँ पर क्या विशेषताएँ थीं और यहाँ पर क्या अंतर आप लोगों को मिलेगा। तो ये चीज़ पहले हम लोग देख लेते हैं। तो इसके पहले हम हड़प्पा सभ्यता पढ़े थे। तो हड़प्पा सभ्यता में अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक, तो लेकिन ये वैदिक काल में अगर हम लोग देखें तो एक ग्रामीण सभ्यता हो जाती है। ये सब हम विशेषताओं में इसको हम लिखवा देंगे। और देखा जाए तो वहाँ का समाज अगर देखा जाए तो वहाँ मतलब कि ज़्यादातर मतलब कि देवी की मूर्तियाँ मिली हुई, यानी कि इससे वहाँ पर देवी की मूर्तियाँ मिली हैं, तो उससे वो हो जाता है कि वहाँ का समाज जो सब मातृसत्तात्मक समाज था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे यहाँ तो मतलब कि पुरुष प्रधान हो जाएगा, यानी कि पितृसत्तात्मक समाज हो जाएगा। ऐसे कृषि में देखेंगे तो कृषि में वहाँ पर आप देखेंगे लोहे का प्रयोग नहीं मिलता है, और कृषि तो वैसे ही निरंतर चलती रहती, जीवन यापन का साधन हो जाता है। और लेकिन यहाँ पर अतरंजी खेरा से आपके लोहे के साक्ष्य मिलेंगे, और उत्तर वैदिक काल में जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ से इसका बहुत प्रचुर मात्रा में इसका प्रयोग होने लगता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको अब देखते हैं। तो इसके कालखंड को पहले देखते हैं। तो इसके कालखंड में अगर देखेंगे तो कालखंड इसका जाता है 1500 बीसी से 600 बीसी। ठीक, तो 1500 बीसी से 600 बीसी इसका कालखंड है। फिर उसके बाद हम लोग उत्पत्ति देखेंगे, स्रोत देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे, और विशेषताओं में हम लोग इसके सामाजिक देखेंगे, आर्थिक देखेंगे, राजनीतिक देखेंगे, और उसके एग्रीकल्चर भी हम लोग देख लेंगे इसमें। तो इस ऐसे हम लोग इस चैप्टर को लेके चलेंगे। ठीक, तो अगर इसके हम कालखंड को देखते हैं तो 1500 बीसी से 600 बीसी, ये कई बार पूछ देता है, इसका टाइम पीरियड आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन अब इसके बाद जो अब आता है तो इसमें हम लोग विभाजन इसका करते हैं, इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। ठीक, तो वो दो भाग क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल, दूसरा हो जाएगा आपका उत्तर वैदिक काल। ठीक, क्या हो जाएगा, ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक, पूर्व वैदिक। दूसरा आपका क्या हो जाता है, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इसका एक टाइम पीरियड देखिए, आप लोग देख लीजिएगा। इसके अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, जैसे ऋग वैदिक की अगर हम टाइम पीरियड की बात करेंगे तो इसमें जो हमको जो साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं कि कहाँ से टाइम पीरियड डिसाइड किया जाएगा, तो एक तो आपका हो जाता है मतलब कि वैदिक साहित्यों से आपके साक्ष्य मिल जाते हैं। तो वैदिक साहित्य इसमें अगर देखा जाए तो पहले टाइम पीरियड हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, इसका 1500 बीसी से 1000 बीसी हो जाता है किसका, ऋग वैदिक का। ठीक है, और उत्तर वैदिक का क्या हो जाता है आपका 1000 बीसी से 600 बीसी। तो अब इसमें भी थोड़ा सा इतिहासकारों में इसमें मतभेद होता है, क्योंकि इसमें कई साक्ष्य मिले जाते हैं, कई जगह साक्ष्य पाए जाते हैं। तो अगर ये ऋग्वैदिक अगर हम लोग देखते हैं तो इसका तो एक तो आपका हो जाता है वैदिक साहित्य से इसके साक्ष्य मिलते हैं, किससे, वैदिक साहित्य से। तो इसके अनुसार जो ऋग्वैदिक काल का समय टाइम पीरियड हो जाता है ये 1500 बीसी में शुरू हो जाता है। कब शुरू होता है, 1500 बीसी में शुरू हो जाता है। लेकिन अगर वहीं हम लोग देखेंगे दूसरा, अगर हम लोग इसमें देख लेते हैं, इसी में दूसरा अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर
तो एक मतलब जिंद अवस्था आप लोगों को पता होगा, क्या? जिंद अवस्था। जिंद अवस्था, ये जिंद अवस्था क्या? तो एक ईरानी ग्रंथ है। इसमें कहा गया है, ईरानी ग्रंथ है, तो इसमें कहा जाता है कि जो ऋग वैदिक काल का शुरुआत होता है ये आपका 1600 BC इसको बताया जाता है, ठीक है। और एक और आपका एक यूनानी ग्रंथ मिलता है, ये ऋग वैदिक काल से ही संबंधित है। क्या? यूनानी ग्रंथ। यूनानी ग्रंथ आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसमें ऋग वैदिक के कालखंड को बताया जाता है। तो क्या हो जाता है? इलियड व ओडिसी। ये यूनानी ग्रंथ है, इसके जो लिखे हुए, कौन लिखे हुए हैं? ये होमर द्वारा लिखा गया है। तो इसके अनुसार जो ऋग वैदिक काल की शुरुआत हो जाती है, इसमें देखिए क्या हो जाती है, 900 से 800 BC। तो लेकिन जो सर्वाधिक जो सर्वमान्य मत होता है, तो आपका एक है 1500 से 1000 BC ऋग वैदिक काल की शुरुआत होती है, ठीक है। तो आइए अब इसके हम उत्पत्तिकर्ता को देख लेते हैं। यहाँ तक ये क्लियर है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। ये डेटें महत्वपूर्ण है। जिंद अवस्था में 1600 BC और वैदिक साहित्य के हिसाब से हम लोग लेके चल रहे हैं 1500 से 1000 BC, ठीक है। तो ये आपको हो जाता है। तब हम लोग यहाँ पर उत्पत्तिकर्ता देख लेते हैं। उत्पत्तिकर्ता के रूप में हम लोग यहाँ पर आर्यों को देखेंगे कि जो वैदिक सभ्यता के जो उत्पत्तिकर्ता थे ये आर्य थे। इसको प्रमाणित किया जा चुका है। लेकिन आर्य अगर हम लोग देखें तो आर्य शब्द जो है एक भाषा विज्ञान का शब्द है। क्या है? आर्य एक भाषा विज्ञान का शब्द है। आर्य क्या है? भाषा विज्ञान का शब्द है, ठीक। यानी कि एक क्या होगा? भाषा विज्ञान क्या होगा? संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक। तो आर्य क्या हुआ? ये संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। तो अगर संस्कृत भाषा का शब्द है तो इसका कुछ अर्थ भी होगा। तो इसका अर्थ हो जाता है आर्य का, जो अगर हम लोग अर्थ देखेंगे, आर्य शब्द का अर्थ, ठीक। एक परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, यानी कि श्रेष्ठ, क्या हो जाएगा? कुलीन, साधु या सज्जन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, क्योंकि ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक। तो आर्य शब्द का अर्थ पूछ लिया जाता, क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ हो जाएगा, कुलीन हो जाएगा, साधु हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका नेक्स्ट देखते हैं आर्य शब्द का। देखते हैं कि आर्य शब्द का मतलब कि प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो इसका आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैक्समूलर साहब द्वारा किया जाता है। तो आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैक्समूलर द्वारा 1853 ईस्वी में किया गया। ये मैक्समूलर साहब कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे, ठीक। तो इन्हीं के द्वारा आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है? 1853 ईस्वी में। ये डेट भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि फैक्चुअल बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि एग्जाम में फैक्ट पूछ देगा। आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मैक्समूलर साहब द्वारा किया गया। कब किया गया? 1853 में किया गया, ठीक। तो और एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं, जो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में आर्यों का कितना बार प्रयोग हुआ है, कितनी बार उल्लेख हुआ है। यानी कि कहीं कहीं आप देखेंगे इसका आपको 33 बार लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन वास्तव में इसका 36 बार उल्लेख हुआ है। यानी कि ऋग्वेद में, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार प्रयोग हुआ है।
ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया। तो इसमें क्या क्या हमको देखना है, यानी कि संस्कृत भाषा का शब्द है आर्य, कौन कौन से इसके मतलब कि अर्थ हो गया, श्रेष्ठ, कुलीन, सज्जन, सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, मैक्स मूलर साहब ने, और ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार प्रयोग हुआ है। ठीक, तो आइए अब इसको हम लोग देख रहे हैं कि मतलब कि अब इनके निवास स्थान को लेकर विद्वानों में, इतिहासकारों में बहुत सा मतभेद होता है। अगर सीधा सीधा देखा जाए तो पहले इसमें देखेंगे, इसमें 2 सिद्धांत आपके निकल के आते हैं। ये जो मेंस का टॉपिक है, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देते हैं। एक मतलब आता है कि युद्ध का सिद्धांत, ठीक, एक कंसेप्ट आता है। दूसरा अप्रवचन का सिद्धांत आता है। युद्ध का सिद्धांत मतलब कि जो उस समय के साम्राज्यवादी मतलब कि इतिहासकार थे, जैसे उनमें देखा था सबसे बड़ा मार्टिमन व्हीलर नाम आता है, जो ये बहुत बड़ा साम्राज्यवादी इतिहासकार था। तो इसके अनुसार जो ये आर्य थे यूरोप से आए, यानी कि ये ब्रिटिश औचित्य को अपने माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास कर रहा था। ठीक, और दूसरा आपका निकल के आता अप्रवचन का सिद्धांत। अप्रवचन का सिद्धांत मतलब कि आर्य जो है एक दूसरे क्षेत्र से प्रवास के माध्यम से यहाँ पर आए थे। ठीक, तो अगर उस समय देखा जाए तो उसमें मतलब कि कोई इतना बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रवास नहीं हुआ था, 5000 से ज़्यादा लोगों का प्रवास नहीं हुआ था। तो वो सब मतलब कि थ्योरी गलत चीज़ में उस दिशा में चली जाती हैं। तो इनके निवास स्थान को लेकर हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक देसी मत देखते हैं और एक विदेशी मत देख लेते हैं। तो देसी मत में से हो जाता है कि जो आर्य थे ये भारत वाले क्षेत्र में मतलब कि भारत के निवासी थे, मूल निवासी थे, और यहीं से अन्य क्षेत्रों में ये लोग जाते हैं। ठीक, तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका आ जाता है हिमालय एवं कश्मीर में। तो हिमालय और कश्मीर, तो ये कौन है, एल.डी. कल्लर साहब कहते हैं कि जो आर्य जो थे ये हिमालय और कश्मीर के ही मूल निवासी थे। किन्होंने कहा, यही प्रश्न आपका कैसे आ जाएगा। ठीक, तो एल.डी. कल्लर द्वारा कहा गया। ठीक, और दूसरा आपका आता सप्त सिंधु प्रदेश, ये किसने कहा, डॉक्टर संपूर्ण। क्वेश्चन पूछ लेता एग्जाम में कि सप्त सिंधु आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश है, किसने कहा, डॉक्टर संपूर्णानंद ने। जो हम लोग हड़प्पा काल में देखें सिंधु नदी है और उसकी जो 5 सहायक नदियां हैं उन्हीं के किनारे जो लोग बसे थे, तो कहा गया कि मतलब आर्य वहाँ के मूल निवासी थे। तो इसमें अगर देख लिया जाएगा झेलम हो जाएगा, चिनाब हो जाएगा, ब्यास हो जाएगा, सतलज हो जाएगा, रावी हो जाएगा, इन सब नदियों का आपको उल्लेख मिलेगा। अगर इसका प्राचीन नाम भी नदियों का पूछ लेता है, तो ये लोग आप सिंधु के सहायक नदियों को हम लोग देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, एक झेलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। झेलम, व्यास, चेनाब, रावी, सतलज। तो इनका देखेंगे कि इनका कभी कभी इनका पुराना नाम भी पूछ लेता है। तो झेलम का क्या हो जाएगा, वितस्ता। झेलम का पुराना नाम क्या है, वितस्ता। और व्यास से अगर देखेंगे, व्यास विपाशा बसु को कौन लोग जानते हैं, तो व्यास नदी क्या हो जाएगा, विपाशा। ठीक है, इसके विपाशा के हिसाब से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब चेनाब का अगर हम लोग देखें, चेनाब का क्या नाम हो जाता है, अस्किनी। ठीक, और रावी का अगर हम लोग देख लेते हैं तो रावी हो जाता है परुसरी, और सतलज को हम लोग देखेंगे सुतुद्री। ठीक, 3 के प्राचीन नाम है। और इसमें आपको जाता है एक सरस्वती नदी भी आपकी मिल जाएगी, जो आधुनिक घग्गर हो जाती है। कौन हो जाती है, आधुनिक घग्गर। ठीक, घग्गर हाकरा इसको कहते हैं। तो ये इन नामों को देखिए एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, और ब्रह्मर्ष प्रदेश अगर हम लोग देखते हैं तो ब्रह्मर्ष प्रदेश किसने कहा था, गंगानाथ झा ने कहा था। यानी कि जो ये आर्य जो हैं ब्रह्मर्ष देश यानी कि जो मूल निवासी थे, ब्रह्मर्ष देश देखें जो गंगा यमुना का दोआब है, कौन, ये वाला जो गंगा यमुना वाला दोआब है, इन्हीं के क्षेत्र में जो बसे थे उन्हीं को आर्य के रूप में बताते हैं। और यानी कि ऋषियों का मतलब ही देश कहा जाता है। ठीक,
इसी को कहते हैं। और मध्य देश आपका जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उसके, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी और जो हिमालय वाला पर्वत श्रेणी है इसके बीच में जो स्थान लोग बसे थे इसको कहा गया, मतलब कि किसने कहा, राजबली पांडे ने कहा आर्य यहाँ के मूल निवासी थे। लेकिन इस मान्यताओं को नकार दिया गया। वास्तव में जो आपके मान्यता निकल के आएगी ये यहाँ से आपको मिलेगी, मेन जो आपके काम का है, ठीक। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो यहाँ से कि मध्य देश के निवासी थे, मूल निवासी थे, किसने कहा, राजबली पांड्यन। ये नाम आप लोगों को हमेशा याद रखना है। ब्रह्मर्ष प्रदेश कौन है, गंगानाथ झा। सप्त संधव प्रदेश डॉक्टर संपूर्णानंद, और कश्मीर में LD कल्लर। अब विदेशी में अगर देख लेते हैं जो यूरोपीय सिद्धांत हो जाता है, तो यूरोपीय सिद्धांत में हम लोग देखेंगे तो सर विलियम जोन्स द्वारा कहा गया कि जो आर्य थे यूरोप के मूल निवासी थे, ठीक। किनके अनुसार, सर विलियम जोन्स के अनुसार आर्य जो है यूरोप के मूल निवासी थे, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, कौन कहते हैं, ये सर विलियम जोन्स कहते हैं। और इन्होंने मतलब कि कैसे सिद्ध करने का प्रयास कर, जो उस समय के देखेंगे अब हिंदी यूरोपी जो भाषा परिवार था उस बेस पर इन्होंने मतलब कि लैटिन भाषा के 2 शब्द आपको यहाँ पर मिलते हैं। कौन, लैटिन भाषा के, एक माटेर मिल जाएगा और एक पटेर। तो माटेर और ये दोनों लैटिन भाषा के शब्द रहते हैं, यानी कि माटेर का अर्थ आपका निकल के आता है क्या, मातृ, और पटेर का निकल के आता है पितृ। तो ये कहते हैं जो ये आर्यों के बीच जो बोली जाने वाली भाषा से मातृ और पितृ, ये लैटिन यानी कि लैटिन भाषा का ही शब्द है। तो इससे इनका मूल निवास स्थान क्या हो जाता है, ये यूरोपीय सिद्धांत के इसको प्रमाणित करते हैं। लेकिन इस मान्यता को भी नकार दिया जाता है। अब यहीं देखेंगे गिल्स महोदय जो हैं, एक आ जाते हैं गिल्स, एक कहाँ हो जाते हैं, हंगरी के। तो ये कहते हैं कि जो गिल्स, हंगरी में जो डेन्यूब नदी है उसके किनारे जो बसे हुए लोग थे उनके रहन सहन, खान पीन, पशुपालन, कृषि, इस बेस पर जो आर्य थे ये हंगरी के मूल निवासी थे, ठीक। अब यहीं पर आप देख लेंगे एक पी नरहिंग आ जाते हैं, पी नरहिंग। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये जो आर्य थे दक्षिणी रूस के थे। कहाँ के थे, दक्षिणी रूस के। ये सब नाम आपको याद रखिएगा एग्जाम में, यहीं से आपको मिलाने के लिए या सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है, ठीक। तो एक तो यहाँ हो गया। अब देखिए अब नेक्स्ट सिद्धांत इसमें देखते हैं। तो ये जो है मध्य एशिया का सिद्धांत किसने दिया, तो मैक्स मूलर ने दिया। यही आज के समय में यही सबसे प्रमाणित और मान्य सिद्धांत है कि जो आर्य थे मध्य एशिया के ही मूल निवासी थे, ठीक। और आप यहाँ देखेंगे यहाँ से कस्सी के अभिलेख से भी इसमें इसका प्रमाण मिल जाता है। कुछ में कस्सी के अभिलेख में मिलता है क्या कि एक जो आर्यों की, एक ईरान में आर्यों की एक टुकड़ी भारत दिशा की ओर प्रवेश को मतलब कि जाती है, निकलती है, ठीक। तो इन्होंने क्या कहा, अब इन्होंने क्या मतलब कि अब ये जो तर्क देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो जिंद अवस्था ईरानी ग्रंथ हैं और जो वैदिक साहित्य हैं तो उनमें जो इनकी शब्दों के साथ साथ इनकी भावनाओं का भी मेल मिलता है। तो इसलिए मध्य एशिया के निवासी थे। कौन, मैक्स मूलर साहब। आर्कटिक क्षेत्र कौन कहा है, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसको कहा गया है। और तिब्बत वाला क्षेत्र कौन कहा है, तो दयानंद सरस्वती। तो यहाँ तक आप लोग देख लीजिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके अब हम लोग स्रोतों को देख लेते हैं। स्रोत को देख के फिर इसको हम लोग यहाँ पर वीडियो को बाइंड अप करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में आगे की वीडियो इसमें बताया जाएगा, ठीक। तो अभी आइए हम लोग इसको स्रोत को देख लेते हैं। अब स्रोत में हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि पहले ये हो चुका है कि मतलब कि भारत के इतिहास का ऐसा कालखंड है जहाँ पर हम लोग इसके साहित्यिक स्रोतों के साथ साथ पुरातात्विक स्रोत भी हम लोग देखेंगे। स्रोत, तो स्रोत में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो एक तो हम लोग देखेंगे इसका साहित्यिक स्रोत, दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, पुरातात्विक। तो साहित्यिक स्रोत में अगर हम लोग देखा जाए
तो साहित्यिक स्रोत में आपका क्या निकल के आ जाएगा, एक तो वेद निकल के आ जाएंगे, क्या निकल के आएंगे, वेद आएंगे, ठीक, वेद, उसके बाद आपके क्या आ जाएंगे, ब्राह्मण आ जाएंगे, ठीक, तीसरा क्या आ जाएंगे, और क्या आ जाएंगे, और चौथा आप क्या आ जाएंगे, उपनिषद। तो उपनिषदों की संख्या कितना है, 108 है। अगर वेदों की संख्या देखा जाए तो कितना हो जाएंगे, वेद कितने हो जाएंगे, 4 हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं वेद, आपका हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक, अथर्ववेद, ठीक। लेकिन अब देखेंगे कि एक प्रश्न आपका बार बार बनता है, वेद त्रयी। तो वेद त्रयी किसको कहा जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को ही वेद त्रयी कहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कहेंगे इसको, वेद त्रयी। बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। वेद त्रयी क्या है, और ब्राह्मण क्या है, जो ये वेदों में कहे गए मंत्रों का मतलब कि आम जनमानस को ये बताए जाते हैं कि ये तो वेद जो होते तो संस्कृत में लिखे गए थे, लेकिन इनको आम जनमानस तक कौन पता है, ब्राह्मणों के द्वारा उसको पहुंचाया जाता था। आरण्यक में देखेंगे एक रहस्यवादी मंत्रों की यहाँ व्याख्या होगी, और उपनिषद में हम लोग देखेंगे ब्रह्म और आत्मा के बारे में बताया गया है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक। अगर पुरातात्विक स्रोत में हम लोग देखते हैं तो पुरातात्विक में हम लोग यहाँ पर 2 चीज़ देखेंगे। क्या देखेंगे, एक थे अभिलेख देखेंगे, अभिलेख देखेंगे, और दूसरा क्या देखेंगे हम लोग, मृदभांड देखेंगे। तो अभिलेख में यहाँ पर हम लोग 2 अभिलेखों को देखेंगे। नंबर एक तो देखेंगे बोगज गोई का अभिलेख, बोगज गोई का अभिलेख। दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पर कस्सी का अभिलेख। और मृदभांड में हम लोग देखेंगे यहाँ पर 2 चीज मृदभांड हम लोग देखेंगे। एक तो गेरुवर्णी मृदभांड हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, गेरुवर्णी मृदभांड में बर्तन कैसे बनाए जाते हैं, बर्तनों की संरचना क्या थी। और एक देखेंगे चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड। तो इसको हम लोग उत्तर वैदिक काल में कवर करेंगे। तो ये बोगज गोई का अभिलेख क्या, इसको इसी को कहा जाता है कि एशिया माइनर का अभिलेख। क्या क्या कहा जाता है, एशिया माइनर का। कब का है, ये आपका हो जाता है 1400 BC। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि बोगज गोई का अभिलेख कब का है, 1400 BC का। कहाँ का है बोगज गोई, ये आपका हो जाएगा टर्की। कहाँ का है, टर्की। अब तो तुर्की इसका नाम हो गया है टर्की। और कस्सी का अभिलेख कब का है, ये 1600 BC का है। कहाँ का है, कहाँ है, ये ईरान। तो यहाँ से आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो बोगज गोई अभिलेख का क्या विशेषता है, यहाँ पर मतलब कि 2 मत यहाँ के अभिलेख में कहा गया है कि यहाँ के जो ऋग्वेद में जो हमारे यहाँ के देवता पाए गए हैं उनका नाम इस अभिलेख में पाया जाता है। क्या, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 कबीला था, एक हित्ती था, एक मितन्नी। और ये क्या करते थे, आपस में ही लड़ते रहते थे। जब देखो तब आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे। तो इन लोगों के बीच में फिर एक संधि होती है, ठीक। और संधि में इन लोगों को एक शपथ दिलाई जाती है कि तुम लोग अब लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं करोगे। तो क्या, वही 4 देवताओं की शपथ दिलाई जाती है, ठीक।
तो हम लोग दे किसकी शपथ दिखाई दे, 4 देवता की शपथ दिलाई जाती है। 4 देवता कौन कौन होते हैं? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ये भी बहुत बार पूछा गया है, ये लोग नाम आपको याद रखिएगा कि इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं को लोग कहाँ मिला है? तो बोगज गोई अभिलेख में। कब का है? 1400 BC का है। और कस्य का अभिलेख में यहाँ पर देखें, यहीं पर जिंद अवस्था आपको मिलेगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ईरानी ग्रंथ क्या है? जिंद अवस्था। और यहीं से जानकारी मिलती है कि आर्यों की एक टुकड़ी भारत की ओर जाती है। क्या मिलती है? आर्यों की एक टुकड़ी भारत की तरफ जाती है। ठीक, तो ये तो आपका होगा यहाँ तक का। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तिनके मृत भांडों, इसके ऋग्वैदिक से हम लोग शुरू करेंगे। तो वेदों को देखेंगे, ऋग्वेद, इनके वेदों को अलग अलग देख लेंगे। फिर इसके जो वेद हो गए, इसके जो ब्राह्मण हो गया, छांदोग्य हो गया, सब उपनिषद हो गए, इन सबको हम एक जगह कराने का प्रयास कर देंगे। तो आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए और इसको 2 से 3 बार देख लीजिएगा। और एक नोट्स बनाएंगे तो आप बस 10 मिनट का रिवीजन रफली मारिएगा, क्योंकि डेटे महत्वपूर्ण हैं, इनमें काफ़ी मतलब कि फैक्चुअल चीज़ हैं। तो 2-3 बार आप लोग इसको पढ़ लेंगे तो आप लोगों को कंठस्थ हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर कंटेंट आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए। और लाइक बटन आप लोग ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे हमको पता चले कि मतलब कि वीडियो हमारा रिस्पांस हमारा क्या आ रहा है। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।